चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत तो आपने सुनाई है और इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं। जब एक चोर को पकड़ना था तो किसी चालाक व्यक्ति ने कह दिया कि जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में एक तिनका है। इतना सुनते ही चोरवा अपनी दाढ़ी खुजाने लगता है और पकड़ा जाता है। अब आप सोचिए कि चोर ने दाढ़ी क्यों खुजाया। दरअसल गलती करने वाला आदमी गलती पकड़े जाने के डर से हिल जाता है। जैसे आप किसी से कह दें कि ज़्यादा उछलिए मत, आपकी वो वाली कहानी हमको पता है, तो सामने वाला अगर कुछ गड़बड़ किया होगा तो निश्चित तौर पर वो भीतर से हिलने लग जाएगा और बार बार कोशिश करेगा आपसे पूछने की, जानने की कि आप कौन सी कहानी के बारे में जानते हैं। उस व्यक्ति के भीतर भयंकर बौखलाहट आ जाएगी। कुछ वैसी ही बौखलाहट इस वक्त भाजपा के भीतर नजर आ रही है। जब से राहुल गांधी ने चुनावी चोरी करने यानी वोटों की चोरी का आरोप लगाया है और पोल खोलने की धमकी दी है, यानी एटम बम फोड़ने का ऐलान किया है और नरेंद्र मोदी के चुनाव को ही गड़बड़ बता दिया है, ये बौखलाहट किस तरह से सामने आ रही है, डर किस तरीके से छलक रहा है, उस पर तो बात करेंगे ही। सवाल ये भी करेंगे कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की सीट को ही क्यों चुना, केंचुआ की पोल खोलने के लिए। यदि आपको नहीं पता है तो जरा ध्यान दीजिएगा। उधर ऐसा लग रहा है कि हुजूर के 75 साल पूरे होते होते और न जाने कितने बुरे दिन इनको देखने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस अब अदालत का रास्ता इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि केंचुआ ने इसी मामले में हुजूर को बचा लिया था। चुनावी गड़बड़ी का ही मैटर है। उधर गुजराती जोड़ी की एक बैसाखी फिर से रंग बदलने का इशारा दे रही है। सवाल ये भी है कि क्या भाजपा के लोग राहुल गांधी पर एक और मुकदमा करने जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये मुकदमा क्या भाजपाइयों के सिर पर ही उल्टा पड़ जाएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए अभी इसको निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, साल भर पढ़ाई करिए कौवा खराहा की और परीक्षा में आ जाए ABCD। कुछ ऐसा ही हाल हमारे विश्वगुरु का हो गया है। सांसें अटक गई हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनसनी मत फैलाइए भाई, एटम बम दिखा दीजिए, अब वहीं दिखा दीजिए। जबकि मोदी सत्ता केंचुआ के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए बिहार जीतने में लगी है और राहुल गांधी न सिर्फ बिहार को लेकर हमलावर हैं बल्कि 2024 के चुनाव को ही फर्जी करार दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि अगर 70 से 80 सीटों पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते और तब उनके पास बैसाखियों का सहारा लेने का मौका भी नहीं होता, क्योंकि फर्जीवाड़े के बावजूद मोदी की दर्जन भर सीटें कम हो गई होती तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते। यूपी में आधा दर्जन सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवारों को बहुत ही कम मार्जिन से मात मिली और चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसमें किसी को अब भरोसा नहीं रहा कि 2024 का नतीजा निष्पक्ष था। सवाल यह है कि क्या बनारस में नरेंद्र मोदी जो 1.5 लाख के मार्जिन से जीते वो भी वोट सही थे या फिर सब फर्जिया था, क्योंकि 2014 के बाद की राजनीति में यह पहली बार हुआ जब कांग्रेस के अजय राय ने नरेंद्र मोदी को कई राउंड तक पीछे रखा। और ध्यान रखिएगा, इसी बार के चुनाव में वाराणसी से लगभग 3000 कैंडिडेट्स के नाम को हटा दिया गया, यानी उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट पर। 2014 और 2019 में जिस बनारस में मोदी के आगे कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उसी बनारस में अजय राय कई राउंड आगे रहे। तो आप बनारस के मिजाज का अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी का दावा है कि 2024 के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। बेंगलुरु ग्रामीण सीट को लेकर कांग्रेस आक्रामक है और 4 अगस्त को कर्नाटक में भयंकर प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसके अगले दिन राहुल गांधी केंचुआ के खिलाफ सबूत पेश कर सकते हैं। मगर इसके 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने संकेत दे दिया कि कर्नाटक में हुआ क्या। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु रूरल सीट पर 6.5 लाख वोट पड़े और उनमें से 1.5 लाख वोट फर्जी थे। राहुल गांधी अब 2 टूक कह रहे हैं कि 2024 में फर्जीवाड़ा हुआ और उनके इस दावे के बाद 2024 के हर रिजल्ट पर सवाल है। और 2014 के बाद ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमेंट करने लगे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी का सबूत है तो उसको पेश करें, सनसनी न फैलाएं। यानी जल्दी से जान लेने की उत्सुकता नजर आती है और यह बताता है कि मोदी सत्ता 2024 के चुनाव पर आरोपों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वो महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार की तैयारी में थे, मगर राहुल गांधी ने
2024 के कब्र को खोद दिया, चुनाव पर सवाल उठा दिया। मोदी के केंचुआ को लगा था कि वो बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटों को निपटा के डिलीट करके चुपचाप सत्ता बना लेगा, यानी गुजराती जोड़ी के लिए बढ़िया वाला हलवा बना देगा और कोई चूं तक नहीं करेगा। मगर तेजस्वी यादव ने पहले ही बिहार के चुनाव का बहिष्कार करने की बात उछाल दी। और अब राहुल गांधी की आक्रामकता को देखें तो बिहार चुनाव से पहले विपक्ष बवंडर खड़ा करने के मूड में है। नेता प्रतिपक्ष ने पार्लियामेंट के बाहर गोदी मीडिया से कह दिया था कि वो अगले हफ्ते चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी का पक्का सबूत देंगे। ये सबूत ओपन एंड शट केस है। इससे पता चलेगा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। उसके बाद से ही मोदी सत्ता हिली हुई नजर आ रही। 2 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सिर्फ चुनाव आयोग को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया। इशारों में राहुल गांधी ने कहा कि राफेल घोटाला मामले में क्लियर था कि मोदी सत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इशारे पर डील को बदला गया और विपक्ष यानी राहुल गांधी के पास इसका डॉक्यूमेंट था। मगर पूरा देश जानता है कि उस डॉक्यूमेंट्स को कौन खा गया, विपक्ष के आरोपों को कौन पचा गया। राहुल गांधी का निशाना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट नजर आता है, जिसे मोदी सत्ता ने सीलबंद लिफाफे में कागजात सौंपे थे और किसी को नहीं पता था कि उस सीलबंद लिफाफे में क्या था। लव लेटर था, घूस देने की पेशकश थी, राज्यसभा की सीट की पेशकश थी या फिर कोई धमकी थी। क्या था किसी को पता नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मोदी सत्ता और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत ने राफेल घोटाला मामले में मोदी को बचा लिया और देश के विपक्ष का सवाल है कि उसके आरोप और उसके सबूत कौन पचा गया। देश ये भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अब भाजपा के रहमो करम पर राज्यसभा में हैं और सीलबंद लिफाफे का कल्चर भी उन्हीं की देन है। पिछले 11 सालों की राजनीति में यही वो गठजोड़ है जो मोदी सत्ता को बचाए हुए है, चुनाव आयोग को बचाए हुए है, चुनावी धांधली के हर आरोप पर सत्ता का कवच बना हुआ है। राहुल गांधी ने पार्टी के लीगल सेल के कार्यक्रम में कहा कि 2022 के गुजरात चुनाव के बाद उन्हें यह बात समझ में आ गई कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। और जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये जो मशीन टेलर्ड रिजल्ट छप रहा है वो ऐसे नहीं आ रहा है। उसके बाद 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी ने उस एटम बम को तैयार किया जिसकी धमकी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिले हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात ये कि आखिर कांग्रेस ने अपना एटम बम तैयार करने के लिए कर्नाटक की सीट को क्यों चुना। दरअसल बात डीके शिव कुमार की है। वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं और उनके भाई डीके सुरेश बेंगलुरु रूरल सीट से सांसद रहे हैं। उनका दावा है कि इस सीट पर गोलमाल हुआ है क्योंकि बेंगलुरु रूरल कोई साधारण सीट नहीं थी। ये वो सीट थी जहां डीके बंधुओं का एक छत्र राज चलता था। शिव कुमार खुद कनकपुरा से विधायक रहे। उनके भाई डीके सुरेश 2014 और 2019 में इस सीट से बीजेपी को धूल चटा चुके थे, लेकिन 2024 में पासा पलट गया। बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने पहली बार के उम्मीदवार CN मंजुनाथ को मैदान में उतारा, जो न सिर्फ मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के दामाद भी हैं। मंजुनाथ ने डीके सुरेश को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये कोई छोटा मोटा उलटफेर नहीं था, ये डीके बंधुओं की नाक का सवाल था, वो भी तब जब डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की फिराक में थे। मगर इस हार ने डीके शिव कुमार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी के रामनगरा जिलाध्यक्ष आनंद स्वामी का दावा है कि ये जीत कोई आश्चर्यजनक नहीं थी। मोदी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था, देवेगौड़ा की लोकप्रियता और मंजुनाथ की डॉक्टरी सेवा का कमाल था। लेकिन शिव कुमार को यह बात हजम नहीं हुई। डीके शिव कुमार को उनके लिए ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये उनकी सियासी साख पर चोट थी। और फिर शुरू हुआ कांग्रेस का ऑपरेशन एटम बम। राहुल गांधी और डीके शिव कुमार का दावा है कि बेंगलुरु रूरल सीट पर वोटर लिस्ट में भयंकर हेरफेर हुआ, नए वोटर लाए गए और सारा सिस्टम बीजेपी जेडीएस के पक्ष में रहा। और अब राहुल गांधी का दावा यह भी है कि 1.5 लाख वोट फर्जी थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के सामने दंडवत हैं, तो क्या राहुल गांधी का एटम बम धमाका करेगा या फिर उस पर ठंडा पानी फेंक दिया जाएगा, यानी ये भी गोदी मीडिया की चुप्पी में दब जाएगा। क्योंकि कर्नाटक में वोट चोरी का सच सामने आता है तो ये सिर्फ बेंगलुरु रूरल की बात नहीं होगी, ये मोदी सत्ता के उस तंत्र पर सवाल होगा जो पिछले 11.5 साल से मोदी की गारंटी के नाम पर बेचा जा रहा है, जबरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है। और जब राहुल गांधी ने केंचुआ को हड़काते हुए कहा कि अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो बच निकलेंगे तो आप गलतफहमी में हैं, आप इससे बचेंगे नहीं क्योंकि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हमारे पास है, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी अधिकारी चाहे वो कोई भी हो ये न सोचे कि वोट चोरी करके संविधान से खिलवाड़ करके बच जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। और जब भी सरकार बदलेगी उसका हिसाब होगा।
ये बताता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के मामले में कितने आक्रामक हैं। वो संसद से लेकर पार्टी के कॉन्फ्रेंस तक सीधे तौर पर हाउ डेयर यू, हु द हेल आर यू, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, इस तरह की भाषा से आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से इस मामले पर आक्रामक है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाली है। आरोप 2020 के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने का है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पार्टी ने मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी, मगर केंचुआ ने आंख मूंद ली, इसलिए पार्टी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। चव्हाण ने कहा कि 28 दिसंबर 2020 को जब महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तब महामानव ने तत्कालीन रेलवे और कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर सोलापुर के सांगोला से पश्चिम बंगाल तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। इसका पूरे देश में लाइव प्रसारण हुआ था और चव्हाण का दावा है कि इसके लिए न तो चुनाव आयोग से इजाजत ली गई और न ही जिला प्रशासन से कोई अनुमति। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम ऐसी की तैसी। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कदम ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, मगर केंचुआ टाल मटोल करके निकल गया और रेलवे को चेतावनी देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। सवाल यह है कि केंचुआ ने मोदी को क्लीन चिट क्यों दी? सवाल है कि जवाब है आपके पास। चव्हाण ने कहा कि जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने की सजा मिल सकती है, तो नरेंद्र मोदी को काहे छोड़ दिया गया? क्या वो कानून से ऊपर है? कांग्रेस का दावा है कि पार्टी नेता प्रफुल्ल कदम ने केंचुआ को पक्के सबूत दिए थे और किसान रेल वोटरों को लुभाने की कोशिश थी, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन था। इसलिए कांग्रेस अब मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। मगर मोदी के लिए समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, अब उन बैसाखियों की भी जुबान चलने लगी है जो 1 साल से चुप थी, जबकि महामानव के तीसरे कार्यकाल का अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है। टीडीपी खुलकर कह रही है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत के किसानों को बचाने के लिए कुछ करना होगा, जैसे वो आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए कर रहे हैं। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में भी मोदी सत्ता की केंचुआ से सवाल कर दिया था। तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि SIR को निष्पक्ष होना चाहिए और SIR किसी भी बड़े चुनाव से कम 6 महीने पहले ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि प्रशासनिक तैयारी और विश्वास सुनिश्चित हो, मतदाता सूची में गलतियां सुधारी जाएं, नए वोटर जोड़े जाएं, लेकिन बिना किसी का नाम गलत तरीके से काटे। टीडीपी का यह भी सुझाव था कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उन्हें दोबारा अपना नाम न डलवाना पड़े। सवाल यह है कि जब केंचुआ के ब्लॉक लेवल अफसर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सत्ता के प्यादों की तरह काम करते हैं तो यह सुधार कैसे होगा? मगर टीडीपी ने SIR पर सवाल उठाकर संकेत दे दिया कि जब उसकी गर्दन पर छुरी चलेगी तो वो भी चुप नहीं बैठेगी। वो अलग बात है कि बिहार में केंचुआ अपनी मनमानी कर रहा है, मगर चंद्रबाबू नायडू मोदी सत्ता को उपदेश देने में पीछे नहीं हट रहे और उन्हीं का नाम लेकर जगदीप धनखड़ को घेरने की कोशिश हुई कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिला लिया था। और इंडियन एक्सप्रेस की 2 दिन पहले की खबर है कि जगदीप धनखड़ और मोदी सत्ता के बीच फरवरी 2025 में ही पहला टकराव देखने को मिला था, जब धनखड़ ने अपने लिए बुलेट प्रूफ कार की मांग की और मोदी सत्ता ने मना कर दिया। वैसे सवाल ये भी है कि क्या ये इतनी बड़ी डिमांड थी कि उपराष्ट्रपति के लिए मना कर दिया जाएगा, वो भी बीजेपी के ऐसे अनुशासित सिपाही के लिए? ये मामला तो फरवरी 2025 का है, मगर आप ये सोचिए कि जगदीप धनखड़ से सत्ता की नाराजगी कितने पहले की होगी कि उसने फरवरी में ही जगदीप धनखड़ की मांग को खारिज कर दिया। और बिहार में नीतीश कुमार के एक सांसद को छोड़ दिया जाए तो जेडीयू के किसी भी व्यक्ति ने केंचुआ के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कोई सवाल नहीं उठाया। और गोदी मीडिया वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष वोट की चोरी का आरोप लगा रहा है तो उसके आरोपों की पड़ताल कर लें। बजाय इसके गोदी मीडिया इस बात पर बहस कर रही है कि राहुल गांधी ने उन अरुण जेटली का नाम क्यों ले लिया जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेकर आरोप क्यों लगाया। मगर यही गोदी मीडिया के चाटुकार ये भूल जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं है क्या? नहीं है ना। मगर मोदी सत्ता को नेहरू को गरियाए बिना कथित विकास नजर नहीं आता। राहुल गांधी के भाषण के बाद अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली से लेकर बीजेपी के चाटुकारों ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया कि उन्होंने जिस कानून की बात की वो तो जेटली की मौत के बाद आया, तो राहुल गांधी उनका नाम क्यों ले रहे हैं? इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि 2020 का कृषि कानून बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की शुरुआत नहीं थे, बल्कि वे उस लंबे योजनाबद्ध और किसान विरोधी एजेंडे की पराकाष्ठा थे जिसे बीजेपी सरकार ने अपनी विनाशकारी नीतियों की प्रयोगशाला में वर्षों से तैयार किया था।
पहला आघात दिसंबर 2014 में हुआ, जब मोदी सरकार ने 2013 के भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विधेयक को कमजोर करने का प्रयास किया। इसके बाद 2017 में आया तथाकथित मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, जो किसानों के अधिकारों पर एक और छिपा हुआ प्रहार था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन किसान विरोधी कानूनों का पुरजोर विरोध किया। इसलिए अरुण जेटली राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद आए और अपने साथ एक धमकी भी लेकर आए। लेकिन वे भूल गए कि राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं। मगर मेन बात यह नहीं है कि धमकी किसने दी, बल्कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह धमकी किसके कहने पर दी गई। इसके पीछे जो हाथ था वो मोदी और शाह की जोड़ी का था। पवन खेड़ा का यह बयान रोहन जेटली से लेकर तमाम भाजपाइयों और गोदी मीडिया के लिए था। कुछ ने तो रोहन जेटली को चिटका दिया कि वे राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर करें, और तब पिछले 10-15 सालों से कांग्रेस कवर कर रहे कुमार विक्रांत सिंह ने भाजपा के चाटुकारों को चेताया कि वे मानहानि का मुकदमा न करें, वरना मरने के बाद भी अरुण जेटली को बेइज्जत होना पड़ेगा। कुमार विक्रांत ने लिखा कि शर्त के साथ कहता हूं कि अगर थोड़ी भी समझदारी होगी तो कोई मानहानि का दावा नहीं होगा, वरना राहुल उस वक्त विपक्ष के सांसद थे। 10 जनपद के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली के आवागमन की सारी जानकारी सामने आएगी। ये सब रिकॉर्ड में है। सवाल ये भी है कि भाजपाइयों को ये बात समझ में आएगी, या फिर 30-32 मुकदमों का सामना कर रहे राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा हो ही जाएगा। सवाल यह है कि भाजपाई ऐसा करेंगे तो उन्हें राहुल गांधी की वो बात भी याद रखनी पड़ेगी कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।